हेलो नमस्कार। हम लोग पिछले वीडियो में जो है आपको उत्तर मुगल काल में जहांदार शाह तक की चीज़ों को बता चुके थे। अब हम लोग फर्रुखसियर के बारे में चर्चा करते हैं। फर्रुखसियर का जो शासन है वो 1713 से 1719 ईस्वी तक रहता है। और आपको बता दूं, जो फर्रुखसियर के शासनकाल में सैयद बंधु, इनके बारे में आपको मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। सैयद बंधु में जो थे अब्दुल्ला खां, सैयद बंधु दो भाई थे, इनमें अब्दुल्ला खां ये वजीर था। आपको मुगल कालीन प्रशासन जो पढ़ाएंगे तो बता देंगे जो वजीर का क्या पावर था। और दूसरे भाई जो थे हुसैन अली, ये मीर बख्शी थे। मीर बख्शी, ठीक है। फर्रुखसियर के शासनकाल में ये दोनों भाई जो है मुख्य पद पर आसीन हो जाते हैं। और इन्हीं दोनों भाइयों ने, यानी सैयद बंधुओं ने ही जो है, इन्हीं के कथनानुसार जो है फर्रुखसियर के टाइम में जजिया कर पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त कर दिया गया। और 1717 ईस्वी में जो है फर्रुखसियर ने एक फरमान के जरिए अंग्रेजों को जो है व्यापारिक छूट दे देता है। एक फरमान के जरिए व्यापारिक छूट प्रदान करता है। और इसे ही जो है, इसी मतलब फरमान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, कंपनी का मैग्ना कार्टा। और यहीं से जो है शुरू हो जाता है शासन की परंपरा। फर्रुखसियर के काल में ही जो है सिख नेता, जिसके बारे में पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे। सिख नेता तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, इन दोनों की खलास तो हो चुका था, लेकिन बचा था कौन? बंदा बहादुर। सिख नेता बंदा बहादुर, इसको जो है मृत्युदंड दे दिया गया है। ठीक है। और सैयद बंधुओं के बढ़ते हस्तक्षेप से भयभीत होकर जो है फर्रुखसियर इनके खिलाफ कुछ दिन शासन करने के बाद जो है, इनके मतलब डर से फर्रुखसियर जो है इनके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगता है। लेकिन समय से पूर्व ही इन षड्यंत्रों का पता जो है सैयद बंधु को लग जाता है। और षड्यंत्रों की जानकारी सैयद बंधुओं को लगने से जो है उन्होंने जो है मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ मारवाड़ के अजीत सिंह के सहयोग से, एक मिनट, षड्यंत्र के बारे में जैसे ही पता चलता है कि जानकारी सैयद बंधुओं को लगने से इन्होंने जो है मराठा पेशवा, पेन का क्या हो गया भाई, फिर से प्रॉब्लम, एक मिनट, मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ और मारवाड़ के अजीत सिंह, मारवाड़ के अजीत सिंह के सहयोग से जो है, इन दोनों के सहयोग से जून 1700
जून 1719 ईस्वी में फर्रुखसियर को सिंहासन से अपदस्थ कर देता है सैयद बंधु। सिंहासन से अपदस्थ करके सिंहासन से अपदस्थ करके हत्या करवा डालता है। ठीक है, फर्रुखसियर का यहां पे चैप्टर क्लोज हो जाता है। फर्रुखसियर की हत्या करवा दिया जाता है और फर्रुखसियर को अपदस्थ करके हत्या करवा देता है। फर्रुखसियर को जो है घृणित कायर भी कहा जाता है, याद रखिएगा, घृणित कायर। फर्रुखसियर की हत्या के बाद जो है सैयद बंधुओं ने रफी उद्दरजात को गद्दी पर बैठाया है। रफी उद्दरजात जो कि आपको मैंने जब स्टार्टिंग वाले उत्तर मुगल काल में मैंने बताया था, जो कुछ दिन ही शासन करता था फर्रुखसियर, कुछ दिन बाद जो है रफी उद्दरजात इसको बैठाता है, गद्दी पर बैठा है, जिसका कि जल्दी ही बीमारी के कारण जो है ये रफी उद्दरजात का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। मृत्यु होने के बाद जो है सैयद बंधुओं जो है उसके बाद रफी उद्दौला को बैठाता है। रफी उद्दौला को जो है बैठाता है। रफी उद्दौला को बैठाने के बाद यानी ये रफी उद्दरजात जो है ये फरवरी से जून 1719 ईस्वी तक रहता है और उसके बाद ये रफी उद्दौला जो है जून से सितंबर तक रहता है। ठीक है, अब जो है अच्छा ये आप सोच रहे होंगे जून 1719 ईस्वी में अपदस्थ किया है। हाँ भाई, अपदस्थ किया है। अपदस्थ करने में जो है इसको शासन बनाया है और उसके बाद कुछ दिन बाद उसका हत्या करवाया है। रफी उद्दौला को जो है बैठाता है। रफी उद्दौला जो था ये अफीम का आदी था, इसकी भी जल्द ही मृत्यु हो जाती है। इसका भी मृत्यु हो गया। इसके मृत्यु हो जाने के बाद जो है रफी उद्दौला के पुत्र जिनका नाम था रोशन अख्तर, इनका बेटा था, पुत्र था जिनका नाम था रोशन अख्तर। रोशन अख्तर इसको जो है सैयद बंधुओं ने अगला मुगल बादशाह बनाता है और किस नाम से, यही जो है इसी का नाम मोहम्मद शाह होता है। तो मोहम्मद शाह जो है मतलब 1719 से 48 ईस्वी तक शासन करता है। तो इसके बारे में अगला हेडिंग डालिए, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह शासन करता है 1719 से 1748 ईस्वी तक, लंबा शासन चल रहा है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का पतन जो है बहुत तेजी से हुआ है। इसके शासनकाल में जो है अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, जिसमें स्वतंत्र राज्य जो थे, इसके अगर मैं बात करूं स्वतंत्र राज्य इनके टाइम में, तो मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल हुआ था। बंगाल किसके नेतृत्व में, मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल। अवध जो है, अवध ये सआदत खां के नेतृत्व में, और हैदराबाद निजाम उल मुल्क या चिनकिलिच खां के नेतृत्व में, चिनकिलिच खां के नेतृत्व में। और भरतपुर जो है, भरतपुर ये चूड़ामन और बदन सिंह,
प्लस बदन सिंह के नेतृत्व में जो है स्वतंत्र राज्य घोषित हो गया। स्वतंत्र सत्ता की स्थापना ये लोग कर डालते हैं, बदन सिंह। ठीक है, क्लियर बात। बंगाल, अवध, हैदराबाद, भरतपुर। मोहम्मद शाह के ही शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण होता है। मोहम्मद शाह के ही शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण होता है। और नादिर शाह को, अच्छा, नादिर शाह के आक्रमण के बारे में बात कर लेते हैं। नादिर शाह, अब चर्चा चला है तो कर ही डालते हैं। नादिर शाह जो था ये एक फारस का जो शासक था, और नादिर शाह को ईरान के नेपोलियन के नाम से, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता था। और इसका जो ये भारत पर आक्रमण जो है 1738-39 में करता है। नादिर शाह का आक्रमण जो है 1738-39 ईस्वी के आसपास हुआ है। फरवरी 1739 ईस्वी में पेज पलट देते हैं। नादिर शाह के आक्रमण की ही चर्चा कर रहे हैं हम लोग। फरवरी 1739 ईस्वी में जो है नादिर शाह वर्सेस मुगल सेना, के बीच जो है, अच्छा कहां पे, तो करनाल में हुआ था। इसे करनाल का भीषण युद्ध भी बोलते हैं, करनाल का युद्ध भी बोलते हैं। और इस करनाल के युद्ध में जो है मुगलों की हार होती है और मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, मुगल सेना की हार होती है और यहां पे हारने के बाद जो है मोहम्मद शाह को बंदी बना लेता है। क्लियर बात। और नादिर शाह दिल्ली में 50 दिन से अधिक रहा है। 50 दिनों तक जो है रहा है, 50+ दिन दिल्ली में रहा है, लगातार लूटपाट करता रहा है वो। और वह प्रसिद्ध मुगल राज सिंहासन याद हो गया होगा, राज सिंहासन की मैंने बात किया तो तख्त ताउस, राज सिंहासन, तख्त ए ताउस, प्लस मुगल ताज में लगे विश्व के सर्वाधिक कीमती हीरे, क्या बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, कोहिनूर हीरे को भी वापसी के समय इन दोनों को भी ले चला जाता है। कौन? नादिर शाह। क्लियर बात। कोहिनूर हीरा को लेके चला गया है। आगे अपना लोग पढ़ेंगे तो ये देखिएगा जो किसको लौटाता है, कौन है रंजीत सिंह। तो हाँ, हम बात कर रहे थे तो मोहम्मद शाह की बात कर रहे थे। तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में जो है नादिर शाह के उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली ने भी विशाल सेना के साथ पंजाब पर आक्रमण किया है। मोहम्मद शाह के ही शासनकाल में एक और आक्रमण होता है। नादिर शाह के उत्तराधिकारी, इनके नादिर शाह के उत्तराधिकारी थे, उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली। इन्होंने भी जो है विशाल सेना के साथ जो है पंजाब पर आक्रमण कर डालता है, पंजाब पर आक्रमण किया है।
अच्छा, इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण पे भी। अहमद शाह, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग भी, अब्दाली का आक्रमण। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण जो है, अच्छा, अहमद शाह दुर्रे दुरानी युग का मोती के नाम से प्रसिद्ध था। अहमद शाह दुर्रे, पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए याद रखिएगा, दुर्रे दुरानी। दुर्रे दुरानी का मतलब था युग का मोती, युग का मोती। दुर्रे दुरानी के नाम से प्रसिद्ध था यह अहमद शाह अब्दाली, और अपने कुल 7 आक्रमणों में जो है अहमद शाह अब्दाली ने बादशाह अहमद शाह के कार्यकाल में सबसे ज्यादा बार आक्रमण कर देगा। ये बादशाह अहमद शाह के काल में, स्टार्ट तो यहीं से हुआ है, लेकिन ज्यादा आक्रमण जो है बादशाह, आगे पढ़ेंगे, अहमद शाह के टाइम में ज्यादा आक्रमण हुआ है, आक्रमण किया है। आक्रमण कुल कितना आक्रमण किया है अहमद शाह अब्दाली? कुल टोटल 7 आक्रमण किया है। जनवरी 1761 ईस्वी में, अगर बात की तो पूरी क्लियर कर देते हैं। जनवरी 1761 ईस्वी में जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच जो है 1761 में अहमद शाह अब्दाली और वर्सेस मराठा के बीच एक युद्ध होता है, और ये युद्ध पानीपत में होता है, और इसे पानीपत का तीसरा युद्ध भी बोलते हैं। तीसरा युद्ध किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच होता है। अब्दाली ने 1767 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली जो है 1767 ईस्वी में अंतिम आक्रमण भारत पर किया है। अंतिम आक्रमण भारत पर अंतिम आक्रमण किया है ये 1767 ईस्वी में। क्लियर बात? इन्होंने जो है भारत से वापस जाने से पहले अहमद शाह अब्दाली जो है अपने द्वारा जीते भारतीय प्रदेशों की सूबेदारी जो है, एक मिनट, लौटने से पूर्व जो है इन्होंने भारतीय प्रदेशों की सूबेदारी, जीते भारतीय प्रदेशों की सूबेदारी किसको दे देता है? रुहेला सरदार जिनका नाम था नजीबुद्दौला को सौंप देता है, जो मुगल साम्राज्य का मीर बख्शी था। ये नजीमुद्दौला क्या था? नजीमुद्दौला जो था मीर बख्शी था। मीर बख्शी, अच्छा, ये मुगल साम्राज्य के प्रशासन जो पढ़ाएंगे आपको तो पता चल जाएगा इनके पास क्या पावर होता था। ये मीर बख्शी के पद पर था उस टाइम, ठीक है, मुगल साम्राज्य का। क्लियर बात? हम लोग बात कर रहे थे मोहम्मद शाह की। मोहम्मद शाह को अधिक समय जो है, मोहम्मद शाह का अधिक समय
वहीं से ये चर्चा आया था, इसलिए मैंने ये बीच में घुसा दिया था। लेकिन बात हम लोग मोहम्मद शाह की करें। मोहम्मद शाह जो है अपना अधिक समय कहाँ व्यतीत करता था भाई? अधिक समय हरम में बिताने और असंयत और विलासी आचरण के में लगा रहता था। विलासी था ये, भोग विलास में लगा रहता था, अधिक समय यहीं पे व्यतीत करता था। इसके कारण जो है इन्हें, मोहम्मद शाह को, इन आचरण के कारण जो है इसे रंगीला कहा जाता है। महिलाओं से ज्यादा प्रेम रखता था, लगाव रखता था। तो मोहम्मद शाह रंगीला की कहानी समझ गए, जो इंपॉर्टेंट बात था। अब बात करते हैं अहमद शाह के बारे में। अहमद शाह बहादुर इनका नाम था, जो इसके बाद यानी मोहम्मद शाह के बाद जो है शासन करेगा। अहमद शाह बहादुर 1748 से 1754 ईस्वी तक। अहमद शाह का कार्यकाल जो है, ये अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों के लिए जाना जाता है। आपको मैंने बताया जो सबसे ज्यादा बड़ा आक्रमण इसी के टाइम में, सबसे ज्यादा अब्दाली का आक्रमण। सबसे ज्यादा इन्हीं के पास टाइम में हुआ है। अहमद शाह के समय जो है राजमाता उधम बाई के नाम से प्रसिद्ध महिला का प्रशासनिक कार्यों में जो था अधिक हस्तक्षेप था। राजमाता उधम बाई, इस महिला का जो था प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप था, एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यों में। और इसे जो है, इससे एक उपाधि प्राप्त थी उधम बाई को। उपाधि कौन सी उपाधि थी भाई? किबला ए आलम का, किबला ए आलम। औरत जो है हर मर्द की कमजोरी है, ठीक है ना? तो वही वाला बात, रूल सदियों से चला आ रहा है, वर्तमान में भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। यही बात यहाँ पे इन शासकों के साथ हुआ है। अहमद शाह ने जो है हिजरों के सरदार जावेद खां को भी उपाधि दिया था। हिजरों के सरदार जिनका नाम था जावेद खां, इन्हें भी उपाधि दिया था नवाब बहादुर का। सोच सकते हैं, नवाब बहादुर का उपाधि दिया था इसे। पेचअप ज्यादा करवाता था इसलिए बहादुर का उपाधि दिया था, ठीक है। मराठा सरदार इन्होंने जो है अहमद शाह बहादुर, यहीं पे कर लेते हैं, मराठा सरदार मल्हार राव के सहयोग से जो है, मराठा सरदार जिनका नाम था मल्हार राव, इनके सहयोग से इमाद उल मुल्क सफदर जंग को अपदस्थ कर मुगल साम्राज्य का वजीर बनता है। मराठा सरदार मल्हार राव के सहयोग से पाकर जो है गाजी उद्दीन, जिनका नाम इमाद उल मुल्क रहता, इमाद उल मुल्क के लिखता हूं, इमाद उल मुल्क, ये जो है सफदर जंग को अपदस्थ करके मुगल साम्राज्य का वजीर बन जाता है। और फिर जो है 1754 में वजीर इमाद उल मुल्क ने मराठों के ही सहयोग से
अहमद शाह को अपदस्थ कर आलमगीर द्वितीय को मुगल बादशाह बना जाता है। पहले सैयद बंधु काम कर रहा था, वही काम जो है ये इमाद उल मुल्क करने लगा है। ठीक है, इमाद उल मुल्क किसके सहयोग से? मराठा सरदार के सहयोग से। क्लियर बात? चलिए 1754 ईस्वी में जो है इमाद उल मुल्क किसको बनाता है? इमाद उल मुल्क जो है आलमगीर द्वितीय को क्या बना देता है? मुगल बादशाह बना देता है। चलिए अब पढ़ते हैं मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के बारे में। आलमगीर द्वितीय, इसका शासनकाल 4 साल रहा है, 1754 से 1758 ईस्वी। आलमगीर द्वितीय अपने छोटे से कार्यकाल में जो है अपने वजीर इमाद उल मुल्क, कौन था वजीर इसका? अरे भाई जो गद्दी पर बैठाया है वही वजीर है, नाम था इमाद उल मुल्क, या गाजिउद्दीन भी कहीं रहे अगर सवाल में तो देख लीजिएगा। इमाद उल मुल्क आलमगीर द्वितीय जो है इमाद उल मुल्क का कठपुतली बना रहा है पूरे शासन में, और प्लासी के युद्ध के समय यही दिल्ली का शासक था, ये याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध जो होता है, प्लासी 1757 में प्लासी के युद्ध के समय यही शासक रहते हैं। ठीक, प्लासी के युद्ध अपना लोग पढ़ेंगे, वहां पे जिक्र करेंगे इन चीजों के बारे में। 1758 ईस्वी को जो है इमाद उल मुल्क ने आलमगीर द्वितीय की हत्या करवा डालता है। इमाद उल मुल्क जो है 1758 ईस्वी, क्योंकि देखिए इसका बारे में थोड़ा सा भी डिसमिस हुआ बस खलास करो, सीधा ये चलता था। 1758 ईस्वी में आलमगीर द्वितीय का जो है आलमगीर द्वितीय इनका क्या करवा देता है? इमाद उल मुल्क हत्या करवा डालता है। हत्या करवाने के बाद जो है बहादुर शाह प्रथम के पोता शाहजहां तृतीय को सिंहासन पर बैठा देता है। हत्या करने के बाद सिंहासन किसको देता है? सिंहासन पर आसीन करवाता है शाहजहां तृतीय को। और ये कौन रहता है? तो ये बहादुर शाह प्रथम के बारे में पढ़ लिया है ना, मुअज्जम। तो बहादुर शाह प्रथम का ये पोत्र था। ठीक है, पुत्र सिंहासन पर बैठा देता है। और ये बंदा जो है ये शाहजहां तृतीय, ये मात्र एक साथ शासन करता है, एक साथ 1758 से 1759 तक। कोई खास काम नहीं हुआ है इनके टाइम में, तो सवाल भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो शासन करने वाले बंदे रहते हैं वो है शाह आलम द्वितीय। थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा, मैं क्लियर ही कर देता हूं इसको। शाह आलम द्वितीय, इसका शासनकाल जो है 1759 से 1806 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, आलमगीर के पुत्र अली गौहर ने बिहार में शाह आलम द्वितीय के नाम से स्वयं को मुगल बादशाह घोषित किया। कब? इसी टाइम में जब इनका आलमगीर की बात द्वितीय का जो हत्या कर रहा था, ये इधर शासन कर रहा था कठपुतली बन करके इमाद उल मुल्क का, उसी टाइम। और इनका नाम था अली गौहर। अली गौहर, अली गौहर पुराना नाम। और ये जो है शाह आलम द्वितीय के नाम से मुगल बादशाह घोषित किया। कहां? बिहार में
शाह आलम द्वितीय ने जो है 1764 ईस्वी में ऐतिहासिक युद्ध बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे अपना लोग। बक्सर युद्ध में इन्होंने जो है बक्सर युद्ध में मीर कासिम प्लस अवध का नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर क्या किया है, साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जो है लड़ाई लड़ा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जो है लड़ाई लड़ा है। बक्सर के युद्ध से ही जो है अंग्रेजों से पराजित होने के बाद शाह आलम द्वितीय को जो है 1700 बक्सर युद्ध कब हुआ है 1764 में, और इसके युद्ध के बाद ही जो है 1765 में ईस्वी में शाह आलम द्वितीय का जो है पराजित होने के बाद शाह आलम द्वितीय को 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होता है। 1765 में इलाहाबाद की संधि, इस संधि के प्रावधानों के अनुरूप जो है कई वर्षों तक अंग्रेजों का पेंशन भोगी बनकर इन्हें रहना पड़ता है। ठीक है, इसको पेंशन भोगी बनके 1765 के बाद पेंशन भोगी बनके रहना पड़ता है। ठीक है, यहां तक देख लिया है। 1772 ईस्वी में, एक मिनट चलिए इसको साफ करते हैं। देखिए कैसे मराठा पढ़ेंगे तब और मजा आ जाएगा। मराठा इसके बाद मराठा ही पढ़ाएंगे। 1772 ईस्वी में जो है मराठा सरदार कौन थे? महादजी सिंधिया। ये जो बंदा है मराठा सरदार महादजी सिंधिया, ये एक बार फिर जो है राजधानी दिल्ली के मुगल सिंहासन पर जो है किसको आसीन करता है? दिल्ली सिंहासन पर बैठाता है शाह आलम द्वितीय को। फिर से शाह आलम द्वितीय को फिर से दिल्ली की गद्दी पर बैठाता है। शाह आलम द्वितीय के कार्यकाल में ही अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार भी कर लेता है। दिल्ली पर अधिकार जो है इसी के टाइम में हुआ है। दिल्ली पर अधिकार अंग्रेजों के द्वारा इसी के टाइम में होता है। हालांकि मॉडर्न में सब कहानी आपको बताएंगे। शाह आलम द्वितीय के कार्यकाल की अगर बात करें तो खैर मॉडर्न में देखेंगे। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद जो है शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जिसका नाम था अकबर द्वितीय अगला मुगल बादशाह बनता है। अकबर द्वितीय अगला मुगल बादशाह बनता है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि जो छोटा मोटा बात है। अकबर द्वितीय का शासनकाल जो है ये रहा है 1806 से 1837 ईस्वी तक। ठीक है, अकबर द्वितीय के कार्यकाल तक मुगल बादशाह मात्र लाल किले तक ही सीमित था। मात्र लाल किले तक सिमट कर रह गया था। अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण से बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। यह भी ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों लिख लीजिए इसको, अंग्रेजों के
से बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह, प्रथम मुगल बादशाह। और अकबर द्वितीय ने ही जो है राजा राम मोहन राय को उपाधि दी थी राजा की। ये भी याद रखिएगा, सवाल पूछा जाता है, राजा की उपाधि। और 1837 ईस्वी में जो है अकबर द्वितीय की मृत्यु हो जाता है। और मृत्यु के बाद अगला शासक बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट होता है। इसके बारे में, मृत्यु के बाद कौन शासक बनता है? बहादुर शाह द्वितीय। अब इनके बारे में जानेंगे। बस ये लास्ट शासक है। हेडिंग डालिए, बहादुर शाह द्वितीय। नाम मात्र का शासन इनका रहता है, तो लेकिन नाम मात्र का भी कब तक? 1837 से 1857 ईस्वी तक। ठीक। बहादुर शाह द्वितीय जो है, इसका उपनाम जफर के उपनाम से ये शायरी लिखा करता था, इसलिए इसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता था। जफर, एक मिनट, जफर उपनाम था, उपनाम से शायरी लिखा करता था, शायरी लिखता था, जिसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? बहादुर शाह जफर के नाम से भी हम लोग पढ़ते हैं, बहादुर शाह जफर। (1857) के संग्राम में विद्रोहियों का साथ देने के कारण जो है 1857 की क्रांति जो आपको पढ़ाएंगे ना, वहां पे इनका पूरा डिटेल बताएंगे कैसे कैसे साथ दिया था। तो 1857 के संग्राम में ये जो हैं थोड़ा सम्मिलित हो जाते हैं, देशभक्त दिखाते हैं, देशभक्ति। तो विद्रोहियों का साथ देने के कारण जो है इन्हें जो है बहादुर शाह द्वितीय को 1857 के बाद रंगून जो है निर्वासित कर दिया गया है, रंगून निर्वासित। और फिर जो है 1862 ईस्वी में जो है मृत्यु हो जाते हैं, मृत्यु। और यही जो है बहादुर शाह द्वितीय जो है अंतिम मुगल रह जाते हैं, अंतिम मुगल सम्राट रहा है। ठीक है। और यह मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के बाद जो है मुगल साम्राज्य का भारत में क्या हो गया? मुगल साम्राज्य का अंत हो जाता है, मुगल साम्राज्य अंत हो जाता है। क्लियर बात? अब हम लोग मुगल साम्राज्य को यहाँ पे अंत किए। अंत करने के बाद मुगल साम्राज्य के प्रशासन के बारे में, सैन्य व्यवस्था के बारे में, वहाँ की सामाजिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, इन सब चीज़ों की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।